चलो ग्राफ नहीं हुआ था, ठीक है। सेकंड लेक्चर ही है ना ये? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स लॉ का इक्वेशन तुम लोग को बता दिए थे। चार्ल्स लॉ का जो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देता है चार्ल्स लॉ, हम लोग देखे थे, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इस केस में प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है यानी? चलो, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो यहाँ पे V1/T1 हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू V2/T2, और ये इक्वल टू किसी कांस्टेंट K के इक्वल होगा, है ना। अब इसमें भी वैसे बॉयल्स लॉ में जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट किए थे, इसमें भी बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ भी ग्राफ इसके देख रहे हैं हम, एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, इसमें बताना तुम लोग खुद ही बता सकते हो, सिंपल है, कुछ वो नहीं है। यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, देखो ये जो यहाँ पे बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ये क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये लिखाए भी थे तुम लोगों को कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो T जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं हम लोग? अगर टेम्परेचर को केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट, हाँ, तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। यहाँ पे सेल्सियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे उसी समय ये डायरेक्टली, इसीलिए वो टर्म लिखाया गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ द गैस। बताओ तो इसका ग्राफ क्या होगा। और दूसरा हम ले रहे हैं, ये सेम इधर है, यहाँ पे है टेम्परेचर, वाई एक्सिस में टेम्परेचर इन केल्विन ले रहे हैं और एक्स एक्सिस में वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है। दोनों ग्राफ सेम होगा या नेचर सेम होगा या डिफरेंट होगा? दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस होगा या सेम ओरिजिन से स्टार्ट होगा? बताओ। सर ऊपर से नीचे आएगा ग्राफ। क्या? सेल्सियस में 273 ऐड ऊपर हुआ। से नीचे आएगा। क्या ऊपर से नीचे केल्विन आएगा? से इंटरसेप्ट आएगा और सेल्सियस में इंटरसेप्ट नहीं आएगा। 273 डिग्री जो केल्विन में से पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। केल्विन में इंटरसेप्ट आएगा? यस सर। क्या तुम लोग करते हो, मतलब डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे दिख ही रहा है, V इक्वल टू KT, यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन है, तो यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट तो नहीं दिख रहा है मेरे को, डायरेक्ट Y इक्वल टू mx वाला ग्राफ दिख रहा है। हम लोग V इक्वल टू KT में केल्विन ही लोग हैं, तो इसमें कोई इंटरसेप्ट दिख रहा है इस इक्वेशन में क्या? Y इक्वल टू जस्ट Y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है या नहीं है? बोलो। तो C का वैल्यू -273 से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो केल्विन वाले में ये ग्राफ क्या होगा? बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप तो है ही, m का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ होगा, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। ये केल्विन वाला है, लेकिन सेल्सियस में ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ या नहीं होगा? बताओ। ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा फिर? कौन से टेम्परेचर से? नेगेटिव। कितना नेगेटिव? कौन सा है वो? -270। हाँ, तो क्योंकि वॉल्यूम जो है वो जीरो कब होता है? जब टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो? सेल्सियस में कितना होना चाहिए? -273। वो ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि अगर टेम्परेचर हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस कर दें तो उस समय वॉल्यूम ऑफ द गैस थियोरेटिकली क्या आ रहा था? वो जीरो आ रहा था। मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो करना है तो -273 डिग्री सेल्सियस करना होगा। तो इस केस में ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होके ये कुछ -273 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये -273 तो नीचे ही आएगा ना, नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये फिर ये कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा।
समझ में आ गया दोनों डिफरेंस दोनों ग्राफ में? तो ये ध्यान दे देना कि वो वाई एक्सिस में टेम्परेचर किस स्केल में मेंशन किया हुआ है, केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में। दोनों नेचर तो सेम है बट ग्राफ डिफरेंट है। समझ में आ गया सबको? तो ये ध्यान देना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये देख लेना एक बार, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी ग्राफ्स देते हैं, इसमें बताना नेचर क्या होगा। यहाँ पे टी वाई वी वर्सेस वी। ठीक है, ये सारे ग्राफ का नेचर तुम लोग प्लॉट करो। टी वाई वी वर्सेस टी, सॉरी टी वर्सेस 1/v। टेम्परेचर ये केल्विन में है वर्सेस वी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कंपेयर करना है P1 P2 एंड P3। चलो बनाओ तो, इतना ग्राफ आ गया सबका? पहले ये टी वाई वी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा आया बताते जाओ जल्दी ये सब। क्या कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस? सो इसमें ठीक है, सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे होगा? टी वाई वी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, समझ में आ रहा है? सो यहाँ v पे इज क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kT ना। हाँ तो केटी है तो टेम्परेचर बाय वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा। अरे टेम्परेचर बाय वॉल्यूम टी बाई वी या वी बाई टी, इसी का यस रेशियो ही तो कांस्टेंट रहेगा ना। यस तो रेशियो पैरेलल कांस्टेंट, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे हो जाएगा? तो पैरेलल टू क्या आ जाएगा? बोलो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? सर x एक्स एक्सिस। एक्सिस। एक्स एक्सिस, तो पहला वाला आ गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा। दूसरा वाला पैरेलल टू एक्स एक्स। ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वॉल्यूम कुछ भी हो टी बाई वी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कुछ भी हो टी बाई वी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलो ये हो गया, और इधर बताओ तीसरा वाला टी टी वर्सेस 1/v। ये ग्राफ का नेचर, क्योंकि टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। ठीक है, ये था ना रिलेशन, सो डाउनवर्ड जाएगा। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे टी वर्सेस अगर 1/v इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा आया था, जैसे प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप था ना बॉयल्स लॉ में, हम लोग देखे थे ना P वर्सेस V का ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो ग्राफ था P वर्सेस V का, याद है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे P वर्सेस V का ग्राफ जो प्लॉट किए थे हम लोग, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ही आया था। तो यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ देखा गया है, कुछ इस टाइप का नेचर आएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, लेकिन जब वॉल्यूम का इनवर्स कर दोगे तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का आया है। चलो उसके बाद अगर ये हो गया, ये तीनों ग्राफ कर लिए, तो ये क्वेश्चन बनाओ। देखो यहाँ टेम्परेचर इन केल्विन वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है,
तीन प्रेशर होगा, तीन प्रेशर पे ये वैल्यू दिया हुआ है, कंपेयर करना है P1 P2 और P3 कौन सा ग्रेटर होगा। तो ये इस टाइप का बॉयल्स लॉ में भी कराए थे, वैसे सेम उसी टाइप का प्रोसेस करके बताओ रिलेशन निकालना है सर P1 P1 P2 में वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। कौन ज्यादा रहेगा। P3 सर P1 P1 बड़ा है P2 से और P2 बड़ा है P3 से। नहीं फिर से करो, जैसे बताए हैं प्रोसेस से जाओ। हाँ बोलो कौन सा ग्रेड और। सर P3 greater than P2 greater than P1. हाँ तो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा P3, उसके बाद P2 और सबसे छोटा होगा P1। हम यहाँ लिख दे रहे हैं रिलेशन, तुम लोग देखो जिसका जिसका आया P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, ये करेक्ट। जिसका इसका नहीं आया बताओ। जैसे बताएं किसी एक चीज को कांस्टेंट मानो, ठीक है, जैसे ये रिलेशन था ना PV is directly proportional to temperature, ये था। यहाँ पे तुम किसी एक चीज को कांस्टेंट मान लो, उसके अकॉर्डिंग किसी दो क्वांटिटी में रिलेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हम प्रेशर को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, जैसे ऐसे, सॉरी यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मान रहे हैं तो वाई एक्सेस के लॉन्ग लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, तीनों प्रेशर के लिए वॉल्यूम फिक्स हो गया। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। yes तो अब देखो जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा, तो यहाँ कंपेयर कर लो इस वॉल्यूम V पे किसका टेम्परेचर ज्यादा है, कौन से ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा दिख रहा है तुमको, P3 के कोरस्पॉन्डिंग ही P3 का। टेम्परेचर। हाँ तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा सबसे थर्ड केस में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब प्रेशर भी सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, तो P3 सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, फिर P2 और सबसे लिस्ट हो गया P1। ठीक है, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस। देखना ये ग्राफ वाला क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए अच्छे से देखो। न्यूमेरिकल तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो तो कर ही लोगे, ये सारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा सर ग्राफ का प्लॉटिंग में दिक्कत होता है। क्या चीज, ग्राफ का प्लॉटिंग में। ग्राफ प्लॉट करने नहीं बोला जाएगा, ये ग्राफ को इंटरप्रेट करना है तुमको, प्लॉटिंग तुम लोग को थोड़ी करने आएगा। यहाँ ग्राफ पेपर और ये सब क्या थियोरेटिकल एग्जाम, सॉरी सब्जेक्टिव थोड़ी ना हो रहा है, तुम लोग को ग्राफ दिया रहेगा उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स हो गए चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। चलो अब नेक्स्ट लॉ पे हम, क्लियर है ना सबको, कुछ पूछना है इसमें किसी को। तो ये सेकंड लास्ट पूछना वाला ग्राफ एक बार बताइए ना। ये वाला ग्राफ, सो T वर्सेस 1/V। तो जैसे ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम था ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बनता है, ठीक है, इस टाइप का। सो ये स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगुलर नॉर्मल क्यों निकला। स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है ये, जैसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आता है ना, वो एक्चुअली इक्वेशन में आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन आता है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन नहीं आता है, ठीक है, इसलिए वो देखा गया है। जैसे प्रेशर वर्सेस ये था P वर्सेस 1/V का भी ग्राफ जो था, या P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट किए थे, तो यहाँ पे ठीक है। टेम्परेचर कम होने के बाद से वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, इससे टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद से वॉल्यूम बढ़ जाता है क्या। जी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, टेम्परेचर क्या बोल रहा, टेम्परेचर और 1/V का ग्राफ है ना, यस ठीक है। सर। टेम्परेचर वर्सेस V का ग्राफ तो हम लोग देखे ही, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, लेकिन यह 1/V है, समझ में आ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा, लेकिन 1/V क्या होगा, वो तो घटेगा ना, ये इस टाइप का है, समझ में आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे V तुम्हारा बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, बट 1/V उसका रेसिप्रोकल अगर लोगे तो वो तो घटेगा ना, ठीक है। तो वो उस टाइप का रिलेशन है, तो ऐसा है, इसलिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो 1/V का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो,
इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ सर अब आ रहा है आवाज। अरे यार, ये दूसरा स्मार्ट प्रेप फिर कौन आ गया? आवाज आ रहा है सबको? यस सर। स्क्रीन में दिख रहा है क्या कुछ? तो फिर सर स्क्रीन वो लिखा फ्रीज, हुआ है दिख रहा है। फिर स्क्रीन फ्रीज हो। ठीक है। बार बार। एक मिनट रुको। हेलो। यस सर। यस सर। कुछ दिख रहा है स्क्रीन में? यहाँ तो पूरा फ्रीज ही हो गया ये मेरा तो। स्मार्ट प्रेप दिखा रहा है क्या कुछ? सर एक ही स्मार्ट प्रेप दिख रहा। ये घूम ही रहा है ये तो। एक मिनट रुको, फिर से इसको ओपन करना होगा। हेलो। यस सर। हेलो। चलो, फिर शेयर ही कर नहीं सकते हैं। ये होस्ट दूसरा स्मार्ट प्रेप कहाँ से आ जाता है यार? शायद विशाल सर होंगे। तुम होस्ट शिफ्ट करो जो भी बनाए। देवांशु। चलो। कर दिया सर। एक मिनट रुकना। चलो, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये गे लुसाक्स लॉ की बात कर रहे थे। ये मूल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे तुम लोग क्या? मूल कॉन्सेप्ट में एक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में बताया गया होगा ये। याद है कुछ? हम्म। हेलो। यस सर। सर कांस्टेंट है। क्या? सर बस ये बताया गया था सर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना वॉल्यूम होता है किसी गैस का, नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये उसका दूसरा फॉर्म है, वो एक्चुअली नहीं है। यहाँ पे क्या है इसका? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस सबके लिए यहाँ पे अभी जितने भी लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस सबके लिए फिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? वॉल्यूम को कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक है, ये देखा गया, प्रेशर ऑफ ए गैस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताओ? से टेम्परेचर। टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, ये ध्यान रखना, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये है गिलोसक्स लॉ। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पे, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब मोल्स भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा? P इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो P इक्वल टू KT आ जाएगा, और यहाँ से वही सेम P बाई T इक्वल टू किसी कांस्टेंट K। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 इक्वल टू कोई कांस्टेंट K। ठीक है, तो जैसे चार्ल्स लॉ में रिलेशन आया था, ग्राफ आया था, उसी तरह इसमें भी ग्राफ का नेचर सेम ही होगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी ग्राफ्स हम लोग प्लॉट करेंगे उसको आइसोकोर्स बोलते हैं। जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर वाले को हम लोग क्या बोलते थे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी ग्राफ प्लॉटेड होता था आइसोथर्म्स बोलते थे। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई ग्राफ प्लॉट होगा तो उसको क्या बोलते थे? आइसोबार्स। करा चुके हैं ना वो ऊपर चार्ल्स लॉ में, जो कांस्टेंट प्रेशर ही होगा यस ना सर। उसमें, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई ग्राफ प्लॉटेड होगा, जितने भी ग्राफ्स प्लॉटेड होंगे उनको आइसोकोर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आइसोकोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ग्राफ का नेचर बताना, जल्दी जल्दी बताओ, अब तो देख ही लियो। ग्राफ का नेचर क्या आएगा? पहला है ग्राफ P वर्सेस T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ग्राफ P बाई T वर्सेस P, तीसरा है P बाई T वर्सेस P T। चलो, तीनों का ग्राफ का नेचर बताओ जल्दी से। सर ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, और सेकंड और थर्ड में से कांस्टेंट आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले वाले का क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होके जाएगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, एक सेकंड। दूसरे में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसमें भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सेम वैसा ही ग्राफ है। यहाँ भी एक क्वेश्चन दे रहा है सेम जो तीनों में हम लोग देखे। प्रेशर वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ये ग्राफ है, तीन अलग अलग वॉल्यूम पे है। ये है V1, ये V2 और ये V3। जल्दी से कंपेयर करके बताओ V1, V2 और V3 में। हो गया? एक सेकंड सर। सर V1 होगा ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? बाकी लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक एक करके पूछना होगा क्या तुम लोगों को? बाकी लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। बन रहा है सबसे? हेलो, यस सर। तो बताओ Yes, इसमें sir. क्या क्या रिलेशन होगा? इन तीनों में से कौन सबसे ग्रेटर होगा? सर V3 बड़ा होगा। V3 बड़ा? फिर मतलब बात एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर भी गलत कर रहे हो तुम लोग। नहीं सर, V1 बड़ा है। ये रिलेशन देखो ना, PV डायरेक्टली किसी एक को कांस्टेंट मानो। किसको कांस्टेंट माना है तुम ही लोग बताओ? टेम्परेचर को कांस्टेंट करें या प्रेशर को कांस्टेंट करें? किसको कांस्टेंट? बोलो जल्दी। प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट। अब देखो, चलो एक बता देते हैं, कोई भी है उसका दूसरा कर लेना तुम लोग। प्रेशर को अगर कांस्टेंट करें, ठीक है, तो प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस ग्राफ ये ऐसे ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया,
तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो P अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। प्रेशर अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो जिसका टेम्परेचर ग्रेटर होगा उसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे देख लो इन तीनों में तुम टेम्परेचर नीचे प्लॉट कर लो, किसके लिए टेम्परेचर ज्यादा बड़ा है, V1 के लिए। V1 के लिए। तो ऑब्वियसली जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ग्रेटर होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर जिसका ज्यादा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है V1 का, इसके बाद V2 का, और सबसे कम टेम्परेचर है V3। ये रिलेशन हो गया। तो इसमें क्या तुम लोग को इतना टाइम लग रहा है और गलत भी कर रहे हो बार बार। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान से देखो, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल किसी एक को कांस्टेंट मान लो, उसके बाद रिलेट कर लो, ठीक है। कोई Yes, डाउट? sir. चलो, तो ये हो गया थर्ड लॉ, गेलो-सैक्स लॉ। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट है फोर्थ, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ पढ़े होगे तुम लोग, ये मत बोलना कि मूल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़े हैं, ये बताया गया होगा ना एवोगाड्रोस लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल Yes, नंबर sir. ऑफ मॉलिक्यूल्स, पढ़े होगे ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इस, यहाँ पे मोल्स वेरी करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले शुरुआत का जितना 3 लॉ हम लोग पढ़े थे उसमें मोल्स फिक्स्ड था, लेकिन यहाँ मोल्स और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड रहेगा और वॉल्यूम और मोल्स वेरी करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली V is directly proportional to n number of moles, ठीक है, at constant temperature and pressure, ये ध्यान रखना। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तो V इज इक्वल टू आ गया Kn, मतलब V बाय n का वैल्यू ये क्या रहेगा, किसी कांस्टेंट K के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V1 बाय N1 इक्वल टू V2 बाय N2 इक्वल टू V3 बाय N3, ठीक है। यहाँ पे n क्या, नंबर ऑफ मोल्स है। इसी से आता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहां भी बताया गया होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम भी अगर हम लोग सेम कर दें, क्योंकि वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स से, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर दो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम अगर सेम होगा तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गया तो ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो मॉलिक्यूल आता है ना। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम हो गया तो ऑब्वियसली उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे ना। बोलो हाँ या नहीं। Yes, sir. नंबर ऑफ एटम्स सेम होगा क्या, अगर So, no, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बराबर है तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होगा क्या, no, sir. No, sir. क्यों? So, सबके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं एटम से, सब पॉलीएटॉमिक होता है। एटॉमिसिटी सारे गैसेस का अलग होता है। जैसे हीलियम गैस अगर होगा तो हीलियम में तो एक ही एटम होता है ना, लेकिन नाइट्रोजन गैस अगर लोगे तो उसमें दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, N2 होता है। ऑक्सीजन गैस लोगे O2 होता है। ओजोन गैस अगर लोगे तो O3 होता है, उसमें 3 एटम है। तो इसलिए ध्यान रखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है गैस का तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन भी लिख देते हैं, वही जो पढ़े हो तुम लोग, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, T एंड P का मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ
all the gases contains equal number of क्या molecules या atoms? molecule and moles. Molecules. ठीक है, equal volume of all the gases contains equal number of molecules. ये ध्यान रखना है, एटम्स बराबर नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बराबर होता है अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो। ठीक है, इसी को एक्सटेंड करते हैं हम लोग जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी कंडीशन जो लेते हैं। तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर फिक्स कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस कितना आता था? 22.4 लीटर। उसी से आया था ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले इक्वेशन से। यहाँ पे Yes, sir. एसटीपी वाला ये इसी तरह किए थे ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ पे एसटीपी कंडीशन अगर लगा दें हम लोग एट एसटीपी, तो एसटीपी कंडीशन यूज करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 273 केल्विन और प्रेशर कितना होगा? 1 atm। तो ये अगर फिक्स कर दें तो वॉल्यूम निकालना है 1 मोल का, तो n का वैल्यू भी 1 है, मतलब 1 मोल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? n का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273 और बाय प्रेशर 1 atm। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर्स। तो इसलिए बोला गया था वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी कितना होता है? 22.4 लीटर। इसको मोलर वॉल्यूम भी बोला जाता है, वीएम से भी डिनोट करते हैं। मतलब ये क्या है? मोलर, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम है ना, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से ये डिराइव हो रहा है, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, ये तो पढ़े होगे मोल कॉन्सेप्ट में, किए हो ना? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया एवोगाड्रोस लॉ। अब इन्हीं 4 लॉ को जब कंबाइन किया जाता है तो एक कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन आता है। ठीक है, 4 लॉस क्या क्या आया था पहले बताओ सारा। फर्स्ट बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ में रिलेशन क्या था? So V is inversely proportional to pressure. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही था ना, एट कांस्टेंट Temperature. टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा क्या था? चार्ल्स लॉ में क्या था? So V is directly proportional to T. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये एट कांस्टेंट Pressure. प्रेशर, ये चार्ल्स लॉ था। तीसरा क्या था? So गैलो-सैक्स लॉ। P is directly चलो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और चौथा एवोगाड्रोस लॉ में क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इन्हीं चारों को जब कंबाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है, ये चारों लॉज को जब कंबाइन करोगे तो एक कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं उसको कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। चारों को कंबाइन करने पे कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? तो देखो, इधर राइट हैंड साइड में हमको सिर्फ क्या दिख रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम वाला टर्म ही दिख रहा है। तो इधर हो गया पीवी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन चारों को कंबाइन कर दिया हम लोग। और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? सिर्फ टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स वाला टर्म दिख रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये n इंटू टी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन। अब इसी को क्या करोगे? प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे ही हटाते हैं हम लोग, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको क्या बोला जाता है? आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहीं से इक्वेशन आता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। और आर क्या हो गया? ये मोलर गैस कांस्टेंट या फिर इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यूज तो बता चुके हैं तुम लोग को, यूनिट भी बता चुके हैं। 3 वैल्यूज होता है, एक 0.0821, उसका यूनिट क्या होता है? लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, याद है ना?
Yes. हेलो। Hmm. हाँ, एक हो गया 0.0821, उसको हम लोग कैलकुलेशन में नियरली 1/12 यूज कर सकते हो, बताए थे ना। Yes, sir. चलो, दूसरा होता है 8.314, वो जूल पर मोल केल्विन होता है, और तीसरा वैल्यू था 2 कैलोरी पर Kelvin. मोल का Yes, sir. कैलोरी। हाँ, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। Per mole ठीक है, Kelvin. तो वो तीन Yes, sir. वैल्यूज था। अब मोस्टली इस चैप्टर में तुमको 0.0821 वाला ही यूज करना होगा, क्योंकि जूल वाला हम लोग एनर्जी वाले टर्म में यूज करते हैं ज्यादा, थर्मोडायनेमिक्स में वो सारा आएगा। तो उसमें वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में जो आर का वैल्यू यूज करोगे वो 0.08 सॉरी 8.314 वाला ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंबाइंड गैस Sir, का third. इक्वेशन भी क्या थर्ड कैलोरी, वो Third भी वाला कहाँ एनर्जी, यूज होता था? वो भी एनर्जी वाले में ही यूज होगा, कैलोरी भी एनर्जी का ही यूनिट है ना। Yes, sir. ठीक है, तो वो भी वही यूज होगा। अब यहाँ पे देखो, इन तीनों इक्वेशन को जो कंबाइन, चारों को कंबाइन जो किए हैं, कंबाइंड गैस का इक्वेशन आ गया। यहाँ पे देखो, आर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट रखा गया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए अगर बात किया गया, तो एन और आर अगर कांस्टेंट रहा, आर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और एन अगर हम लोग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस या फिक्स्ड मोल ऑफ गैस कर दें, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2, ये लिख सकते हैं ऐसे, बताओ, फॉर फिक्स्ड मोल ऑफ गैस, बोल सकते हैं या नहीं। Yes, sir. तो मोल ऑफ गैस अगर फिक्स कर दें, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, टेम्परेचर को इधर ले आओगे तो PV/T इक्वल टू NR, और NR ये दोनों वैल्यू अगर कांस्टेंट है किसी कांस्टेंट K के इक्वल होगा, तो PV/T इसका रेशियो जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। ठीक है, तो ये कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन हो गया, मतलब इन सभी को कंबाइन करके ये गैस लॉ इक्वेशन है ना। सर आवाज नहीं आ रहा है। कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन है ये, आ रहा है आवाज। Yes, sir. तो किसको आवाज नहीं आ रहा था, आ रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी। अभी आ रहा है आवाज। शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन बनाओ। इनमें से चारों में से कोई भी जो वो क्वेश्चन में तुमको दिया नहीं रहेगा कि बॉयल्स लॉ लगेगा या चार्ल्स लॉ लगेगा या सबको कंबाइन करके लगाना है, वो तुमको खुद क्वेश्चन देख के समझना है। ठीक है, लॉस तो पढ़ लिया, अब इसको अप्लाई करने तुम लोग को खुद आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया रहेगा कि इसमें ये क्वेश्चन बॉयल्स लॉ से बनेगा, ये चार्ल्स लॉ से बनेगा। वो तो क्वेश्चन देख के तुमको समझना होगा क्या कांस्टेंट है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बोला गया है क्वेश्चन में, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm Hg प्रेशर, ठीक है, a gas occupies 600 ml वॉल्यूम। यहाँ पे पूछा गया है what will be its pressure at a height where temperature is 10 degree Celsius and volume of the gas is 640 ml। चलो बनाओ।
हो गया? सर हेलो, एक सेकंड। ठीक है करो। सर काफी ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन आ गया। काफी ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन तो करना ही होगा, बिना कैलकुलेशन के कैसे करोगे? कैलकुलेटर यूज कर लो। तो सर सिक्स एग्जाम सेवेंटी में का इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहेगा? क्या चीज? एग्जाम में भी इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन रहेगा? नहीं नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कैलकुलेशन एग्जाम में थोड़ा ऐसा रहेगा, कट जाए आसानी से, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। देख लो, अगर ज्यादा बड़ा है तो कैलकुलेटर यूज कर लो। तो 670 का आसपास आ रहा 670 क्या? पूरा एग्जैक्ट बोला, अब कैलकुलेटर से भी अप्रोक्सीमेटली मत बताओ। बोलो बोलो, आया? हेलो, सर एक सेकंड आ गया। बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग। कौन सा सर इक्वेशन जीरो यूज कर पॉइंट रहे हो? कौन सर सा इक्वेशन यूज कर रहे हो उसमें? सर P1 V1 by T1 is equal to P2। T1 V1 by T बराबर T2 V2 by T2। सर कंबाइंड 0.81 ATM आया। एटीएम में आंसर सर जिसमें सर पूछा गया उसमें आंसर दोगे ना। तुमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो MMHG में दिया हुआ 676 mm of Hg 676 एग्जैक्ट, या पूछा है उसमें डेसिमल? 676.6 MMHG आएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यूज करोगे yes ना, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2, ठीक है। तो इसी को यूज कर लो डायरेक्ट। यहाँ पे हमको निकालना क्या है? हमको हमको निकालना है प्रेशर, P2 निकालना है, बाकी सारा चीज तो दिया वही है। तो P2 क्या आ जाएगा? ये हो गया P1 V1 इंटू T2 बाय T1 इंटू V2। सारा वैल्यूज तो गिवन ही है, तो इसमें वैल्यूज यस पुट सर। कर दो। ये P2 का वैल्यू आ जाएगा 676.6 mmHg। यहाँ ध्यान रखना, टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में पुट मत कर देना। टेम्परेचर किस में पुट करते हैं हम लोग? केल्विन में। हाँ, तो यहाँ कन्वर्ट कर केल्विन में। लोगे केल्विन। हाँ, डायरेक्ट सेल्सियस में पुट मत कर देना, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं तुम लोगों को? यस सर। चलो, आ रहा है सर। ये अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे।
ठीक है, तो ये देखो, इसमें क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा ये सब तो क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन तुम लोग को खुद देख के पता लगाना है कि कौन सा लॉ हमको यूज करना है, बॉयल्स लॉ यूज करना है, चार्ल्स यूज करना है, या आगे कोई भी अदर लॉज यूज करना है। तो वो तुमको मेंशन नहीं किया रहेगा कि So, इस, हाँ बोलो। कंबाइंड लॉ तो उसमें कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, तो अगर 3 वैल्यूज दिया हुआ है, तुमको चौथा निकालना है, तो उसमें ऑब्वियसली कंबाइंड यूज होगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, तो 3 में से कोई दो दो डेटा दिया हुआ है, उसका दो दो वैल्यूज गिवन है, उसका। उसमें सर किसी एक चीज अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसमें भी तो निकलेगा। हाँ, तो वो तुमको देखना होगा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या कांस्टेंट है, वो तुमको खुद एनालाइज करना होगा, उसके अकॉर्डिंग कौन सा लॉ यूज होगा। तो सारा लॉस तो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं डेंसिटी वाले पार्ट पे। डेंसिटी में जैसे डेंसिटी का एक्चुअली एक रिलेशन भी देखेंगे, उससे पहले हम लोग डेंसिटी का बेसिक्स पढ़ लेते हैं। डेंसिटी तुम लोग पढ़े होगे, डेंसिटी में होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक पढ़े होगे। सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी निकालते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक पढ़े होगे एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब हम लोग किसी दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, उससे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट डेंसिटी जब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो एब्सोल्यूट डेंसिटी है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी देखो, सॉलिड लिक्विड का अलग होता है फार्मूला, सॉलिड या लिक्विड। सॉलिड या लिक्विड का अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना है तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज करोगे? डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। डेंसिटी ये ग्रीक सिंबल होता है रो। तो सॉलिड या लिक्विड के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना है तो इसके लिए तो फॉर्मूला क्या यूज कर लोगे? मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन गैस के लिए, तो गैस के लिए हम लोग मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि गैस के लिए वॉल्यूम तो डिफाइंड नहीं होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग गैस का अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी है तो हम लोग यहाँ पे मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम, क्योंकि गैस का मोलर मास पता ही होगा ऑब्वियसली जो गैस है, और उसका मोलर वॉल्यूम हम लोग को 22.4 लीटर वो पता ही है। अगर वन मोलर वॉल्यूम वही होता है ना किसी भी गैस का एसटीपी पे, तो गैस के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है तुमको। अब रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना है, सुन रहे हो? यस सर। हेलो। Yes, sir. तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी देखो, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। ये फिजिक्स में पढ़े होगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी सुने हो या नहीं? सर सर रिलेटेड टू वाटर निकालते हैं तो हाँ। सुने हैं सर। और रिलेटिव डेंसिटी अगर गैस का निकालना है तो इसको बोला जाता है वेपर डेंसिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। गैस के लिए रिलेटिव डेंसिटी जो आता है वो वेपर डेंसिटी होता है। सॉलिड या लिक्विड के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का यहाँ ध्यान रखना, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ऊपर नीचे दोनों का यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉलिड या लिक्विड का जो रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं इसको एसजी से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। ये फिजिक्स में तुम लोग जब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सारा चीज बताया जाता है तो वहां पे मोस्टली ये यूज किया जाता है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया। और 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी कितना एज्यूम किया जाता है बताओ तो? एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का डेंसिटी कितना होता है? रो ऑफ वाटर ये होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। समझ में आ रहा है ना?
तो 1 ग्राम पर ml लोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के ही बराबर हो जाए, क्योंकि नीचे का वैल्यू अगर 1 है तो ऑब्वियसली वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, हेलो। यस सर। तो ये तो हो गया सॉलिड या लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। गैस के लिए हम लोग वेपर डेंसिटी निकालते हैं। तो वेपर डेंसिटी में यहाँ पे हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, ये डेंसिटी ऑफ गैस, जिस गैस का डेंसिटी हमको निकालना है उस गैस का डेंसिटी और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट, वहाँ पे वाटर के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, यहाँ हाइड्रोजन गैस को रेफरेंस लिया जाता है। तब हाइड्रोजन गैस को अगर रेफरेंस लोगे तो डेंसिटी ऑफ गैस कितना होता है, अभी हम लोग देखें डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा इसका, मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, यही होगा ना, मोलर मास ऑफ गैस बाय मोलर वॉल्यूम। ये डेंसिटी ऑफ गैस हम लोग लिख सकते हैं। बाय नीचे क्या है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें भी हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, क्योंकि मोलर वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा। आइदर कोई भी गैस हो उसका मोलर वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा, 1 मोल का वॉल्यूम। यस सर। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया फॉर्मूले में बताओ। So molar mass of gas by molar mass of system. हाँ, तो यहाँ से क्या बच गया, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2। तो ये हो गया 2। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला भी डायरेक्ट पढ़े होगे तुम, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, जिस गैस का हमको निकालना है उस गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या फिर मोलर अगर उसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तुमको गैस फाइंड आउट करना है कौन सा होगा, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 कर दोगे तो ये मोलर मास ऑफ गैस निकल जाएगा। ये फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े होगे, बताया गया होगा ना। Yes sir. यस सर। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2 होता है, या फिर मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे यूज होता है। चलो, तो ये हो गया डेंसिटी वाले टर्म्स के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, सारा इंट्रोडक्शन। अब डेंसिटी का एक्चुअली हम लोग रिलेशन देखेंगे, डेंसिटी और मोलर मास को कैसे रिलेट करेंगे। यहाँ पे तो वेपर डेंसिटी को रिलेट कर रहे थे, अब डेंसिटी को रिलेट करना है। तो एक्चुअली देखो, गैसियस सब्सटेंस के लिए, ठीक है, तो ये इक्वेशन था हमारा आइडियल गैस का, पीवी इक्वल टू एनआरटी था ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, पीवी इक्वल टू एन, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, लिख सकते हैं स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है उसका, गिवन मास है, और कैपिटल एम क्या है बताओ, Molar. मोलर मास। तो यही गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं स्मॉल एम बाय कैपिटल एम से, यहाँ पे आर इंटू टी। तो यहाँ से क्या आ गया, वी को उधर भेजो और एम को इस साइड भेज दिए, कैपिटल एम इधर आ गया और वी इधर चला गया, तो ये आ गया पी एम इक्वल टू एम बाई वी और इधर आर इंटू टी। अब ये एम है गिवन मास ऑफ गैस, वी है वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो मास बाय वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, किससे रिप्लेस कर देंगे इसको हम लोग, डेंसिटी से रिप्लेस कर दें इसको, तो पी एम इक्वल टू उसके जगह आ गया डेंसिटी, एम बाई वी ये रिप्लेस हो गया डेंसिटी से, तो रो इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, पी एम इक्वल टू रो आर टी, ये याद रखना, मोलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन है। पी एम इक्वल टू रो आर टी, बहुत जगह देखोगे पी एम इक्वल टू डी आर टी भी होता है। ठीक है, डेंसिटी को डी से भी डिनोट किया जाता है, दोनों सेम है, इधर रो यूज करो या फिर डी यूज करो। ठीक है, एम हो गया मोलर मास ऑफ द गैस, पी हो गया प्रेशर ऑफ द गैस, रो हो गया उसका डेंसिटी, और आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर। ठीक, यहाँ से अगर तुमको मोलर मास निकालना हो किसी भी गैस का, बाकी सारा चीज दिया हुआ है,
तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एम एस इक्वल टू रो आर टी बाय पी। कर सकते हैं ना? यस Yes, sir. तो ये रिलेशन है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. चलो चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? एक क्वेश्चन है, एन आयरन टैंक contains helium at a pressure of 3 atm at 27 degrees Celsius, ठीक है? The tank can withstand a maximum pressure of 10 atm. The building in which tank has been placed catches fire. Then predict whether the tank will blow up first और मेल्ट, या तो वो ब्लो अप कर जाएगा या पिघल जाएगा, ठीक है? और इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस। चलो बताओ जल्दी। सर वो ब्रश कर जाएगा। सॉल्व हेलो करके बताओ ये सर सॉल्व कर ली। क्या आया, क्यों बस करेगा, मेल्ट क्यों नहीं करेगा? सर 10 एटीएम प्रेशर पे सबसे पहुंच जाएगा तो सर उसका टेम्परेचर सर वो 1000 टेम्परेचर पे सर वो 10 एटीएम पहुंच जाएगा। तो सर पहले वो ब्रश कर मतलब जाए। सर जैसे सर फायर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर तो वो यहाँ प्रेशर पे भी कौन बढ़ेगा। सा लॉ यूज कर रहे हो, कौन सा लॉ यूज करना है? सर P is directly proportional to temperature। P is directly proportional to temperature, कौन सा लॉ है वो? सर ये लोजेक्स लॉ। कुछ भी तुम लोग एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हो? P is directly proportional to टेम्परेचर टेम्परेचर, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रहे हो ना? ऑब्वियसली वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ही, क्योंकि आयरन टैंक है, तो टैंक में जो गैस होगा वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा उसका। वॉल्यूम चेंज होगा क्या? नो सर। वॉल्यूम तो दोनों केस में उसका सेम ही रहेगा। यस सर। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो हाँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो यूज कर लोगे। तो रिलेशन क्या आएगा? P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2 आएगा ना? यस
चलो तो वहां से तुमको देखो P1 दिया हुआ है, फर्स्ट केस में प्रेशर कितना है 3 atm है, और T1 भी दिया हुआ है। 3 atm कौन से टेम्परेचर पे है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन पे। और वहां पे तुमको पूछा गया है, चलो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आयरन का है 1535 है, तो उस समय टेम्परेचर निकाल लो, केल्विन में कितना हो जाएगा वो, 1535 केल्विन में कितना हो जाएगा। So plus 273. प्लस 273 ऐड करके वो कितना हो जाएगा 1808। Yes, sir. तो वहां से P2 का वैल्यू निकाल लो, और वहां दिया हुआ है कि मैक्सिमम प्रेशर वो कितना विथस्टैंड कर सकता है 10 atm। तो वहां से जो प्रेशर आया तुम्हारा, अगर वो 10 atm से कम होगा तब तो वो क्या होगा, वो विथस्टैंड कर लेगा। लेकिन वो जो P2 का वैल्यू अगर 10 atm से ग्रेटर हो गया तो ऑब्वियसली वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा। तो वो P2 कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है P2 कैलकुलेट करके। Sir 18.8 आ रहा है। बताओ जल्दी, बाकी लोग सो गए हो क्या। Sir 18.8, P1 by T1 इक्वल टू P2 by 18.0. T2, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। P1 दिया हुआ है 3 atm, दिया हुआ है 300 केल्विन, और T2 हम लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट वाला लिए हैं, तो ये 180 कितना हो गया 1808 केल्विन। तो यहाँ से पुट करके P2 निकालो, कितना आया P2 18.08. 18.08 atm। तो ऑब्वियसली ये जो उसका मैक्सिमम प्रेशर वो विथ स्टैंड 10 ही atm कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रेशर आया है उस टेम्परेचर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने से उसका प्रेशर देख रहे हो कितना है, Sir उसके 18.0. मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही, तो क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे 18 है, मतलब उससे पहले ही तो 10 क्रॉस कर जाएगा ना, वो मेल्ट करने Yes. से पहले ही 10 atm से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा प्रेशर। तो ऑब्वियसली वो 10 atm जब भी 10 atm क्रॉस कर जाए जिस भी टेम्परेचर पे, तो उस समय तो वो मेल्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे उसका 18.08 है प्रेशर। तो उससे तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले मेल्ट करेगा या ब्लो करेगा, पहले ब्लो करेगा। पहले ब्लो अप हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्ट करने से पहले ये क्या हो जाएगा, ब्लो कर जाएगा। फिर इससे भी तो आप निकाल सकते थे ना, 10 ATM से उसका टेम्परेचर निकाल लेते। हाँ, वहां से भी कर सकते थे। P2 अगर 10 atm एज्यूम कर लेते, वहां से तुम टेम्परेचर देख लेते कि कौन से टेम्परेचर पे वो 10 atm पहुंच रहा है। अगर वो टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है तब तो वो ब्लो अप ही करेगा, लेकिन अगर वो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता तो पहले मेल्ट करता। समझ में आ रहा है ना, दोनों से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को, बताओ जल्दी। हेलो, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। यस सर। बोल, पूछना है कि ये हो गया क्लियर, या पूछना है किसी को, इसमें कोई डाउट है। नो सर। नहीं, चलो फिर आगे तब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ इस गैस लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम लोग बना लेना, बुकलेट में जो भी है मिल गया बुकलेट, गैस लॉस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे कंबाइंड गैस लॉ तक वहां तक कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर करेंगे। तो गैस लॉस तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, बुकलेट और एनसीईआरटी दोनों के। ठीक है, यस सर। चलो चलो फिर Yes, sir. एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। थैंक यू सर। चलो। थैंक यू सर।